हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जब से आईडीबीआई बैंक पीजीटीपीएफ वाला कोर्स लेके आया है तब से काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर साथ में जैसे आईडीबीआई बैंक एग्जीक्यूटिव का भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो पूछ रहे थे कि मतलब क्या करना चाहिए दोनों में, अगर हम लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो हमें कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव अच्छा है या फिर आईडीबीआई का जो पीजीटीपीएफ वाला डिप्लोमा है ये अच्छा है। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में दोस्तों जो मेन यहाँ पर फोकस रहेगा वो दोनों को कंपेयर करने पर ही रहेगा कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। और उससे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि डिप्लोमा जो यहाँ पर आया है ये पीजीडीबीएफ का, तो इसका क्या प्रोसीजर रहता है, कितनी आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है, क्या इसमें जो है आपका बॉन्ड वगैरह का रहेगा, और जितना भी पूरी इसकी प्रोसेस है उसको एक एक करके समझते हैं दोस्तों। जो भी इससे रिलेटेड डाउट्स होंगे आपके ज़रूर क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन ही पढ़ लेते हैं दोस्तों एक बार। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आईडीबीआई बैंक का यहाँ पर एक टाई अप ऑलरेडी है मणिपाल के साथ, और इस बार इन्होंने शायद ये ग्रेटर नोएडा में इंस्टीट्यूट है, नीटे एजुकेशनल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ये नीटे है नाइटे, मतलब जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों। एक कॉलेज है ये एक, जिसके थ्रू एक आईडीबीआई बैंक जो है डिप्लोमा यहाँ पर करवाता है बैंकिंग के लिए। पीजीडीबीए बोलते हैं जिसके, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो यहाँ पर इसके साथ आईडीबीआई ने जो है एमओयू साइन किया है दोनों इंस्टीट्यूट के साथ। तो इसमें जो पूरा कोर्स का ड्यूरेशन रहने वाला है दोस्तों, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, आप अगर ध्यान देंगे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें, आईडीबीआई बैंक इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम यंग डायनामिक ग्रेजुएट्स फॉर 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। और इसमें लिखा हुआ है, इसमें 9 मंथ्स का आपका जो है दोस्तों क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। मतलब 9 मंथ्स के लिए आपके जैसे कॉलेज में पढ़ाई करते हैं वैसे ही रहेगा। और 3 मंथ्स का आपका जो इंटर्नशिप प्रोग्राम रहेगा, जो कि आईडीबीआई बैंक की ब्रांचेस में जाकर आपको करना होगा दोस्तों। जैसे ही आपका 1 ईयर कंप्लीट होगा, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, द कैंडिडेट विल बी अवार्डेड पीजीडीपीएफ सर्टिफिकेट एंड विल बी इंडक्टेड इनटू आईडीबीआई बैंक एज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा पीजीडीपीएफ डिप्लोमा का, और उसके बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए में आईडीबीआई बैंक में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा दोस्तों। और साथ में दोस्तों नीचे ये भी दे रखा है कि किस हिसाब से आपको इंस्टीट्यूट अलॉट होंगे, पूरा दे रखा है यहाँ पर। द कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट्स फॉलिंग अंडर वेस्टर्न एंड सदर्न जोन ऑफ द बैंक विल बी इंडक्टेड थ्रू मणिपाल बेंगलुरु, एंड कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट्स फॉलिंग अंडर द ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न जोन बैंक विल बी इंडक्टेड थ्रू ग्रेटर नोएडा। मतलब जो ग्रेटर नोएडा में इंस्टीट्यूट है उसमें जितने भी लोग आएंगे वो सारे लोग नॉर्दर्न साइड वाले और ईस्टर्न साइड वाले होंगे। और जिन लोगों को बेंगलोर वाला कैंपस अलॉट होगा वो सारे लोग साउथ, मतलब जो साउथ वाले स्टेट्स हैं और जो वेस्ट वाले स्टेट्स हैं अपने, उन सबको जो है दोस्तों मणिपाल से ये डिप्लोमा कराएंगे। और ये सारी चीज़ें दोस्तों जो ली जाएंगी, कंसिडर की जाएंगी, जो आप एप्लीकेशन में अपना डोमिसाइल वाला स्टेट भरेंगे दोस्तों। जैसे कि यूपी से बिलोंग करता है तो उसको आप यूपी डालेंगे अपना डोमिसाइल स्टेट। तो आपको अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो आपको जो डिप्लोमा करना होगा दोस्तों वो नोएडा वाले इंस्टीट्यूट से करना होगा। और इसी तरह साउथ से अगर कोई भरता है तो साउथ के लिए यहाँ पर बेंगलोर इंस्टीट्यूट है मणिपाल वाला, तो वहाँ पे दोस्तों आपको अलॉट किया जाएगा। अगर आपको जानना है कि आपका स्टेट कौन से जोन में आ रहा है तो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों। जो साउथ वाले जोन है वो ये रहे यहाँ पर, साउथ और नॉर्थ, मतलब साउथ वाले और वेस्ट वाले। और जो नॉर्दर्न स्टेट हैं जैसे हिमाचल, चंडीगढ़ और ये सब हैं, वो सारे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेट कौन से जोन में लाई करता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। क्राइटेरिया वगैरह देख लेते हैं दोस्तों। वैकेंसीज़, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, 650 वैकेंसीज़ अभी इन्होंने यहाँ पर दिखाई हैं दोस्तों, जिसमें से 265 यूआर की हैं, EWS 65, OBC 175, इस तरह से हैं। कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम डेट है यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट 4 सितंबर, यानी आज की डेट में अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज से लगभग आप मान के चलिए कि 20 से 25 दिन ही यहाँ पर बचे हैं। तो ज़्यादा समय नहीं दिया है बिल्कुल भी एप्लीकेंट्स को तैयारी करने के लिए। तो एग्ज़ाम का लेवल भी आप समझ सकते हैं किस हिसाब से हो रहने वाला है, क्योंकि जब ज़्यादा तैयारी का समय रहता नहीं है तो सभी के लिए एग्ज़ाम टफ़ ही हो जाता है वो। ठीक है, क्योंकि आपके पास मौका मिलता नहीं है तैयारी करने का। अगर आप पहले से ही किसी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस वगैरह काफ़ी अच्छी होगी, तो आपके लिए पेपर ईजी हो जाएगा। और जो अभी जागे हैं मतलब नींद से कि हाँ चलो वैकेंसी आई अब पढ़ लेते हैं थोड़ा, तो उनके लिए थोड़ा जो है डिफ़िकल्ट रहने वाला है दोस्तों। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें, मेहनत करें तो काफ़ी दिन होते हैं, 20-25 दिन में काफ़ी अच्छे से इसकी तैयारी की जा सकती है दोस्तों। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों एज की यहाँ पर, तो मिनिमम 21 ईयर्स और जो मैक्सिमम है 28 है। ये सिर्फ जनरल और EWS वालों के लिए है। OBC में जैसा कि आप जानते हैं रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स का।
और नहीं सॉरी 5 ईयर्स का SC ST वालों के लिए है, और OBC में जो है दोस्तों 3 ईयर्स का है शायद। तो वो सारी चीज़ें आप देख लेना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट आप होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल, और अगर आप EWS OBC से बिलोंग करते हैं, अगर आपके 60% से कम है दोस्तों, तो मतलब जैसे यहाँ पर दे रखा है, अगर आपके मार्क्स 59.99 भी हैं तो भी आप 60% से बिलो काउंट होंगे और आपको जो है इसमें एलिजिबल नहीं माना जाएगा दोस्तों। तो आप नहीं भर सकते हैं अगर आपके 60% से 0.01% भी कम है। और सेम जो यहाँ पर कंडीशन है वो SC वालों के लिए है, SC ST वालों के लिए 55% मार्क्स आपकी ग्रेजुएशन में होने चाहिए दोस्तों। कुछ लोग पूछेंगे कि काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ग्रेड्स में है, हमारे CGPA में है, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करें परसेंटेज में। तो देखिए, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसमें फार्मूला ज़रूर होता है सभी यूनिवर्सिटीज़ का, कन्वर्जन फ्रॉम CGPA टू परसेंटेज, कन्वर्जन फ्रॉम ग्रेड टू परसेंटेज। तो उसी के अकॉर्डिंग जितने आपके बन रहे हैं कन्वर्ट करने के बाद आप उसमें फिल कर सकते हैं दोस्तों। CGPA से आप परसेंटेज बना लें, परसेंटेज से आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स बना के उसमें डाल सकते हैं दोस्तों। किसी का ईयर वाइज सिस्टम है जैसे, तो अगर उसमें सेमेस्टर वाइज फिल करवा रहा है लेकिन आपका जो है ईयरली था, मतलब पूरा रिजल्ट एक साल का एक साथ ही आया हुआ है ग्रेजुएशन में। सेमेस्टर वाइज जनरली BCA भी, मतलब जितने भी टेक्निकल और इस तरह से कोर्स होते हैं उनमें ही होता है। बाकी जितने BSc BA वगैरह वाले भी कैंडिडेट्स यहाँ पर होंगे तो उनका ईयर वाइज होता है, तो आप किसी भी एक सेमेस्टर का जो है इसमें मार्क्स में डाल सकते हैं। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 करके उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं फॉर्म में, तो आप किसी भी एक सेमेस्टर में अपने पूरे ईयर के मार्क्स दोस्तों डाल सकते हैं। सेम ही आपको करना है CGPA के वाले केस में। अगर आपका CGPA एक साल का बन रहा है, सेमेस्टर वाइज नहीं है, तो आप CGPA से परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें और परसेंटेज से अपने नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट के हिसाब से उस ईयर में जितने भी हैं आपके, आप अपने मार्क्स बना लें। और फिर उन मार्क्स को आप अपने अकॉर्डिंग जो है सेमेस्टर वाइज अगर बनाना चाहते हैं, सेमेस्टर वाइज अगर आपके मार्क्स हैं CGPA हैं तो आप सेमेस्टर वाइज फिल कर दें। अगर आपकी ईयर वाइज CGPA हैं तो आप किसी भी एक सेमेस्टर में डाल सकते हैं दोस्तों। वो सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन है, फॉर्म फिल करते टाइम आप देख लेना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर आ रहे थे। जो एज की कट ऑफ डेट है दोस्तों वो 1 जुलाई 2021 है, चाहे एज हो चाहे आपका ग्रेजुएशन हो। मतलब आपके ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट अगर पेंडिंग है तो आप नहीं फॉर्म फिल कर पाएंगे। आपके ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट 1 जुलाई 2021 को या उससे पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए, और आप उसमें सक्सेसफुली 60% या फिर 55%, जो भी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी मार्क्स का क्राइटेरिया है, उतने मार्क्स आपके होने चाहिए। तो ये उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। और एज भी दोस्तों आपकी मिनिमम एज 1 जुलाई 2021 को 21 ईयर्स हो जानी चाहिए, और मैक्सिमम एज आपकी जो है दोस्तों 28 ईयर्स होनी चाहिए 1 जुलाई 2021 को। इससे ज़्यादा अगर है या उससे कम है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए दोस्तों एलिजिबल नहीं होंगे। नीचे दोस्तों अगर मैं बात करूँ एज का, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, और जो इसमें डेट ऑफ बर्थ भी दोस्तों दे दी गई है कि आपका जो सबसे बड़ा कैंडिडेट होगा, जो मैक्सिमम एज वाला होगा, वो 2 जुलाई 1993 या फिर उसके बाद का होना चाहिए, और 1 जुलाई 2000 से पहले का, या फिर 1 जुलाई 2000 वाला भी दोस्तों इसमें एलिजिबल रहेगा। मतलब दोनों डेट को भी इन्होंने काउंट किया है। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है या फिर ये है तो भी आप एलिजिबल होंगे, वरना इसके बीच में ही आपकी डेट ऑफ बर्थ दोस्तों लाई करनी चाहिए। ये सारी चीज़ दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन जैसे कि मैंने बताया था, OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है। आप इसमें 3 साल और 5 साल अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और नीचे दोस्तों देख लेते हैं फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस। जैसा कि इस बार सभी एग्ज़ाम्स में जो है IBPS ने बढ़ा दी है, तो इन्होंने भी दोस्तों बढ़ाई हुई है। यहाँ पर 200 कर दिया है और 1000 कर दिया है यहाँ पर जनरल OBC वालों के लिए दोस्तों। और इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर दोस्तों हम बात करें तो 10 तारीख से इसके फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं, और 22 अगस्त जो है यहाँ पर लास्ट डेट है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो ज़रूर उसको कर दें, क्योंकि दोस्तों साइट बाद में हैंग भी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसके लिए जाने वाले हैं। और दोस्तों आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है आपका वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने मेंशन किया है कि आप कहीं से वर्क करके आ रहे हैं, यानी आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपके पास आपके पुराने एम्प्लॉयर का रिलीविंग लेटर और लेटेस्ट सैलरी स्लिप जो भी आपके पास हो वो आपको रखनी है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह। आपको जो है ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी दोस्तों वहाँ पर। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर ये नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं दोस्तों। इसमें उम्मीद करता हूँ आपके पास कोई डाउट नहीं होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड तो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। और ये डेट्स हैं दोस्तों आप देख लीजिए, मैंने बता दिया है जैसे कि 10 अगस्त और 22 अगस्त के बीच में आपके फॉर्म्स ऑनलाइन चल रहे हैं। 4 सितंबर जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है, एग्ज़ाम होगा दोस्तों। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात अगर हम करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों सेम है जैसा कि IDBI एग्जीक्यूटिव के लिए था, वैसा ही IDBI असिस्टेंट मैनेजर के लिए सिंगल लेवल एग्ज़ाम है।
और ना ही इसमें कोई मेंस आपका होगा, सिर्फ यही है जो भी है, बस इसके साथ आपका इंटरव्यू जुड़ा है। और जो डिफरेंस है मेन एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर वाली वैकेंसी में, वो जीएस का है दोस्तों। यहाँ पर आपका जीएस ऐड कर दिया गया है, उसमें सिर्फ आपके 3 ही सब्जेक्ट थे, लेकिन यहाँ पर जीएस भी दोस्तों आपको पढ़ना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, और इंग्लिश के आप देख सकते हैं 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के, क्वांट के भी 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के, और जीएस के दोस्तों 60 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के। तो जो मेन फोकस रहने वाला है वो लॉजिकल रीजनिंग और जीएस पर रहने वाला है दोस्तों। ये अगर जिस भी स्टूडेंट के ये सब्जेक्ट यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्कोर दोस्तों कर पाएगा। ड्यूरेशन देख लेते हैं दोस्तों। 2 घंटे का कंपोजिट टाइम है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ जरूर रहेगी दोस्तों। सेक्शनल कट ऑफ के बारे में इसमें कहीं ना कहीं पे मेंशन किया होगा, अगर नहीं भी किया तो सेक्शनल कट ऑफ दोस्तों रहती है बैंक एग्ज़ाम में, सिर्फ एसबीआई में शायद नहीं है सेक्शनल कट ऑफ, आई थिंक। बाकी सब सारे ही जितने भी एग्ज़ाम बैंक में होते हैं वो सभी लोग जो है यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ दोस्तों सभी में होती है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर आप जानते हैं 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसमें कोई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी लोग यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद सेलेक्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जितने इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं वो बैंक पर डिपेंड करता है, कितने टाइम्स वो नंबर ऑफ़ वैकेंसी के कैंडिडेट्स को कॉल करता है इंटरव्यू के लिए। जनरली 10 टाइम्स या फिर 15 टाइम्स यहाँ पर स्टूडेंट्स बुलाए जाते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के इंटरव्यू के लिए। तो उसी के अकॉर्डिंग आप वहीं पे आपका जो है दोस्तों इंटरव्यू के साथ साथ मेडिकल वगैरह भी सारी चीज़ें करवाई जाएंगी, और उसके बाद एक फ़ाइनल मेरिट लगेगी जिसमें आपके मार्क्स होंगे इंटरव्यू के और ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो आपने जो ये फॉर्म मतलब भरा था, इसका जो एग्ज़ाम हुआ था रिटन एग्ज़ाम, तो रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के मार्क्स आपके जो है कंबाइन करके एक फ़ाइनल मेरिट लगती है। उसके बाद ही दोस्तों आपको ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ के लिए इंस्टीट्यूट में बुलाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। और इसमें नीचे क्या चीज़ें दे रखी हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं एक बार। इम्पॉर्टेंट अगर ऐसा कुछ है, जो प्रोग्राम फीस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ से शुरू करते हैं दोस्तों। क्या पूरा प्रोसीजर इसका रहने वाला है, तो आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे इन्होंने बताया हुआ है कि 3.5 लाख रुपए दे के आपको ये कोर्स करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस कोर्स की फ़ीस भी आप ही को बियर करनी है, मतलब बैंक आपको इस कोर्स का कोई भी पैसा देने वाला नहीं है। आपको सिर्फ इस कोर्स के दौरान जो ये लोग प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, वो ये होगा कि आपको जो आपका 9 मंथ्स का, यहाँ पर नटशेल में बता देता हूँ मैं, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका 9 मंथ्स का क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा दोस्तों, उसमें आपको सिर्फ 2,500 रुपये यानी 2,500 रुपीज़ आपको मिलेंगे पर मंथ के हिसाब से 9 मंथ्स के लिए आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान, ठीक है। और जो मेन चीज़ है यहाँ पर, जब आपका 3 महीने का यहाँ पर ये लोग करवाएंगे इंटर्नशिप प्रोग्राम ब्रांचेस में जाने के बाद, तो आपकी सैलरी थोड़ी बढ़ा दी जाएगी दोस्तों। उस टाइम आपको 10,000 रुपीज़ मिलेंगे 3 मंथ्स के लिए। और जैसे ही आपका दोस्तों कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद दोस्तों ये आपका जो है यहाँ पर जैसा कि दे रखा है नीचे, जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप असिस्टेंट मैनेजर के रूप में यहाँ पर बैंक में इंडक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपका जो बेसिक पे होगा, जैसे कि स्केल 1 ऑफिसर का होता है सभी बैंक्स में, तो आपका 36,000 बेसिक पे होगा दोस्तों। इसमें आपका डीए ऐड होगा, एचआरए ऐड होगा, स्पेशल अलाउंस ऐड होगा, लर्निंग अलाउंस ऐड होगा, काफ़ी सारे अलाउंस दोस्तों मिलते हैं। वो सारे अलाउंस आपकी सैलरी स्लिप में ऐड हो जाएंगे, और आपकी सैलरी जो बनेगी लगभग, जो आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, मेरी सैलरी है वो 60K के दोस्तों आपको अप्रॉक्स मिलेगी। इसमें से आपका एनपीएस वगैरह डिडक्ट हो जाएगा, बाकी जो इन हैंड आपकी पड़ती है 55-56 के आसपास आपकी इन हैंड दोस्तों सैलरी बन जाएगी। उसके अलावा दोस्तों आपको मंथली बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, जैसे पेट्रोल अलाउंस हो गया, क्लीनसिंग अलाउंस हो गया, न्यूज़पेपर अलाउंस हो गया। वो सारे आपकी सैलरी से अलग होते हैं दोस्तों। कहीं पे आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है बैंक के दौरान, तो वो रिम्बर्समेंट आपको मिलेगी। तो बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर फ़ायदे दोस्तों हैं, बेनिफिट्स, जो आपको एग्जीक्यूटिव में नहीं मिलेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्टली जैसे ही आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे 1 साल के बाद, तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें बैंक प्रोवाइड करेगा। और काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे एक लीज़ भी होता है दोस्तों, आपको रहने का पूरा जितना भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ की सिटी के हिसाब से आपको रहने का मिलता है लीज़, तो वो उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको। काफ़ी सारा वो डिपेंड करता है आपकी सिटी पर, कि आपकी सिटी अर्बन है, रूरल, मतलब रूरल एरिया में आपकी पोस्टिंग हो रही है, पोस्टिंग पर डिपेंड करता है वो सारी चीज़ें। तो ये सब दोस्तों रहने वाला है। और फाइनेंसिंग का ऑप्शन दोस्तों, अगर आपके पास 3.5 लाख रुपए प्लस जीएसटी यहाँ पर शायद ऐड है, जीएसटी भी है यहाँ पर, तो आपका 4 लाख के आसपास ये पड़ जाएगा पूरा कोर्स। और इस कोर्स में दोस्तों, इस फीस में दोस्तों सारी चीज़ें इंक्लूसिव है, मतलब कोर्स फ़ी भी है, लॉजिंग भी है, बोर्डिंग भी है, सारी फीस जितनी भी है आपका, वो सारा खर्चा जो है इसमें आ जाएगा आपका 4 लाख रुपए में। आपको सिर्फ उसके अलावा क्या देना होगा, जो भी बैंक अलग से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करवाती है, अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेट आपको मतलब दिलवाएगी, तो उसके लिए जो भी फ़ीस होगी वो भी दोस्तों आप ही को बियर करनी पड़ेगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है
आप नहीं करना चाहते तो आपके लिए दोस्तों दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था। अगर आप मतलब ऑप्शन आपके पास एक लोन का भी है इसमें दोस्तों, यहाँ पर नीचे दे रखा है कि अगर आप नहीं कर पाएंगे मतलब इतने सारे पैसे एक साथ सभी के पास नहीं होते हैं दोस्तों, 4 लाख रुपए आप दे के किसी कोर्स को करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद भी आपको असिस्टेंट मैनेजर के रूप में 1 साल लग जाएगा बनने में, आपको 1 साल पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए। तो अगर आप इसके लिए नहीं जाना चाहते हैं तो आप दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि IDBI एग्जीक्यूटिव काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अभी कंपेयर करने वाले हैं हम दोस्तों उसमें कि दोनों में क्या बेटर रहेगी चीज़ें। तो इसमें आप दोस्तों लोन भी ले सकते हैं, बैंक आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करा देगी, वो आपकी सैलरी में से बाद में डिडक्ट होता रहेगा। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोन वाला ऑप्शन भी दोस्तों सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी दोस्तों, करियर प्रोस्पेक्ट्स और फाइनेंसिंग लोन वगैरह ये सब मैंने बताया दोस्तों, प्रोग्राम फीस वगैरह जो भी है। और दोस्तों आप देख लेते हैं यहाँ पर जो भी आपका टर्म्स हैं अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग के, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनिशियल अपॉइंटमेंट इन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब आप जब बैंक ज्वाइन करेंगे तो आपका प्रोबेशन 1 साल का दोस्तों होगा उसमें। जैसे जनरली जो आप डायरेक्टली IBPS के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, लेकिन इसमें आपका 1 साल आपकी जो है कोर्स हो जाएगा और उसके बाद 1 साल का आपका प्रमोशन हो जाएगा। मतलब PGDBF डिप्लोमा जो होगा आपका 1 साल का होगा, वहाँ आपका प्रोबेशन पीरियड शुरू नहीं होगा। उसके बाद जो आपका ज्वाइनिंग मतलब 1 साल के बाद जब आप बैंक में असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे तब से दोस्तों आपका जो है यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। और सर्विस बॉन्ड की अगर हम बात करें दोस्तों, बॉन्ड है यहाँ पर, बहुत सारे लोग बॉन्ड के बारे में पूछ रहे थे बॉन्ड का कैसे करना है। तो दोस्तों बॉन्ड 2 साल का बॉन्ड जनरली होता है, यहाँ पर 3 साल का है और 2 लाख रुपए का बॉन्ड है। अगर आप 3 साल से पहले रेजिग्नेशन दे के बैंक को छोड़ के जाना चाहते हैं तब आपको 2 लाख रुपए प्लस GST 18% GST आप इस पर लगा सकते हैं। तो 2,36,000 के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। ये बॉन्ड का अमाउंट हो जाएगा दोस्तों GST वगैरह लगने के बाद, अगर आप बीच में 3 साल से पहले छोड़ना चाहते हैं। अब ये 3 साल कौन से होंगे दोस्तों, 1 साल तो आपका कोर्स का हो गया और 2 साल आपके एक्स्ट्रा, यानी आपको 3 साल जो है यहाँ पर मिनिमम सर्विस बैंक को देनी ही होगी अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों ज्वाइन करने के बाद हैं, पहले आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, इंटरव्यू क्लियर करना होगा, फाइनल कट ऑफ में आपको मेरिट में आना होगा, तब जाके आप इस बारे में सोचना। अभी तो मैं कहूँगा आपके पास एक एग्ज़ाम एक्सपीरियंस लेने का मौका है, आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि वो सारी चीज़ तो दोस्तों बाद में सोचनी होती है ना कि अगर हमारा हो गया सिलेक्शन तब अब हम क्या करें, अब हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। उस टाइम पे हो सकता है आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी हो, अभी आपके पास ना हो। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आपको इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा तो आपको कम से कम एक एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस तो मिलेगा, वो काफ़ी अच्छा होता है। जितने ज़्यादा आप एग्ज़ाम देंगे दोस्तों आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। अगर आप एग्ज़ाम ही नहीं देंगे, एग्ज़ाम को झेलने का प्रेशर जो झेलने का आपको एक तरह से मेंटेलिटी होती है वो आपके पास नहीं होगी, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, लगातार एग्ज़ाम दीजिए, जितने ज़्यादा एग्ज़ाम देंगे मैंने फिर कहा उतने ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन के दोस्तों चांसेस होंगे। तो ये सर्विस बॉन्ड के बारे में दोस्तों हो गया है। रिजर्वेशन वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो रिजर्वेशन ये सारी चीज़ें तो दोस्तों आपको पता ही है। नीचे आप दोस्तों लिस्ट चेक कर सकते हैं, जहाँ पर सेंटर्स वगैरह की लिस्ट है, कहाँ कहाँ पर कितने सेंटर हैं, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के बारे में हो गई हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं अब कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। आपको एक एग्ज़ाम का देने का मौका मिल रहा है, बड़ी दिनों बाद ये वैकेंसीज़ आई हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं, 650 वैकेंसीज़ हैं और ये जनरली एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग बढ़ी जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें साथ ही में जो रिक्रूटमेंट हमारा चल रहा है एग्जीक्यूटिव का और PGDBF दोनों में अगर मैं कंपेयर करूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 1 साल की पढ़ाई करनी है, ठीक है, अपने पैसे से। मतलब 4 लाख रुपए मैंने आपको बता दिया, लगभग 4 लाख आपका यहाँ पर खर्च आ जाएगा। अपने पैसे से दोस्तों आपको पढ़ाई करनी है। प्लस एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सिलेक्शन के बाद सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड पे आपको जो है सर्विस मिलेगी और आपकी सैलरी होगी पहले साल 29,000, दूसरे साल कितनी थी 32 थी शायद आई थिंक, तो वो थोड़ा मुझे याद नहीं है दोस्तों, लगभग इतनी ही थी, और तीसरे साल आपकी 34 के ये आपकी रहेगी। और चौथे साल आप दोस्तों आराम के साथ असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे, यानी आपको 3 साल बाद वही सैलरी मिलेगी जो 1 साल बाद इन लोगों को मिलेगी। लेकिन इनका क्या है, इन्हें 4 लाख रुपए स्टार्टिंग में दोस्तों देने पड़ेंगे। कोई डिफरेंस नहीं होता है दोनों, चाहे आप दोनों में मतलब PGDBF से आप असिस्टेंट मैनेजर बन रहे हैं या फिर आप एग्जीक्यूटिव से असिस्टेंट मैनेजर बन रहे हैं, चाहे आप डायरेक्ट वाली वैकेंसी से असिस्टेंट मैनेजर बन रहे हैं,
तीनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, तीनों को सेम ही पोस्ट अलॉट होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा इज्जत मिल रही है, किसी को कम मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ नॉलेज का थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, क्योंकि भाई एक बंदा PGDBF करके आ रहा है तो उसको ज़्यादा चीज़ें पता होंगी, वो पढ़ाई करके आ रहा है उसकी। लेकिन आपको जो भी सीखना है सर्कुलर पढ़ के और अपने एक्सपीरियंस से ही दोस्तों सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी। तो डिफरेंस दोनों में कोई नहीं है, सिर्फ आप अभी आपको देखना है कि आप क्या किस में आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई तो आप दोनों में कीजिए, जब आपका दोनों में सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको क्या चीज़ यहाँ पर देखनी है दोस्तों। अब आप देखिएगा कि एग्जीक्यूटिव में आपके पास स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपके पास सैलरी तो मान लो कम होगी, ठीक है, सैलरी तो कम होगी, लेकिन आपके पास वर्कलोड भी तो कम होगा। ये भी तो देखिए आप, PO का वर्कलोड और एक क्लैरिकल का वर्कलोड की बात करें तो बहुत अंतर होता है दोस्तों। और साथ ही में आपको ये भी मौका मिलेगा कि आप इसमें कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, आप जब चाहे जॉब छोड़ सकते हैं। लेकिन इसको अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आप 3.5-4 लाख रुपये तो इसमें लगा चुके हैं ऑलरेडी, समझ रहे हैं ना। 4 लाख रुपये आप ऑलरेडी इसमें पे कर चुके हैं क्योंकि आपने ज्वाइन कर लिया है। प्लस अगर आपको अब छोड़नी है, आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो फिर आपको 2,36,000 रुपये मैंने फिर से बताया था ना बॉन्ड का पैसा, वो भी भरना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसमें रह के आप एक तरह से मैं बताऊँ अगर, तो आपको फिर 3 साल के लिए फंस जाना होगा दोस्तों। PGDBF में अगर आप अप्लाई करके सेलेक्ट हो जाते हैं तो इसमें सीधा सीधा आप 3 साल के लिए फंस जाएंगे। और उसके बाद उसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फंस जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप 3 साल के बाद, अगर 3 साल के बीच में अगर आपको कहीं ना कहीं जॉब छोड़ के जाना है तो आपको पैसा दे के उसको जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको फंसा दिया है, बिल्कुल आप नहीं निकल सकते उससे, निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैसा दोस्तों भरना यहाँ पर पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि अब 1-2 साल में कोई और अच्छी जॉब निकाल सकते हैं तो आप PGDBF वाले में ज्वाइन ना करें। और एग्जीक्यूटिव के लिए आप जा सकते हैं, वहाँ पर कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, सैलरी भी आपको ठीक ठाक मिल रही है 29, 32, 34। और उसके बाद तो अगर आप कहीं और सेलेक्ट नहीं भी होते हैं तो आप असिस्टेंट मैनेजर 3 साल बाद 100% बन ही जाने हैं। तो दोस्तों आप चीज़ देख लीजिएगा। जॉब दोनों दोस्तों कंफर्म है, ऐसा नहीं है कि आप PGDBF डिप्लोमा करेंगे तो आपको वो लोग, अगर आप फेल हो जाएंगे ऐसा भी कुछ है तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे ज्वाइन करने के लिए। वो सारी चीज़ें दोस्तों हो जाती हैं, आप आराम के साथ क्लियर कर लेंगे। जब एक आप दोस्तों ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करके किसी कोर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके अंदर कुछ तो दोस्तों बात होगी। तो आप PGDBF जैसा कोर्स नहीं कर पाएंगे क्या? आप आराम के साथ उसकी पढ़ाई करेंगे, पास हो जाएंगे और आराम के साथ असिस्टेंट मैनेजर दोस्तों बन जाएंगे। अपने जो कैलिबर है उस पर डाउट बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर करूँगा, पहले आपको उसके लिए सेलेक्ट होना पड़ेगा। तो सेलेक्ट होने के लिए, अपनी चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम देने होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम देने के लिए आपको मैं कहूँगा कि PGDBF भी आपको अप्लाई करना चाहिए। वो चीज़ बाद में देख लेना कि हाँ ज्वाइन करना है नहीं करना है, क्योंकि टाइम पे डिपेंड करता है। अभी IBPS की भी वैकेंसी चल रही हैं, हो सकता है आपका IBPS में सिलेक्शन हो जाए, तो आप उस टाइम पे डिसाइड कर लेंगे कि हाँ मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो और दोस्तों एग्जीक्यूटिव में आपको सिर्फ, मैं अगर करियर की बात करूँ तो एग्जीक्यूटिव में भी दोस्तों काफ़ी अच्छा करियर है। आप आराम के साथ 3 साल अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं पढ़ाई का, क्योंकि वर्क प्रेशर आपके पास कम रहेगा। तो आप आराम से उसमें जो है अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे। सैलरी भी आपको ठीक ठाक मिल रही है और सर्विस बॉन्ड भी नहीं है। तो तीनों चीज़ें काफ़ी एग्जीक्यूटिव वालों के लिए काफ़ी अच्छी हैं। और PGDBF का ये है कि आपको स्टार्टिंग से ही आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, मतलब 1 साल तो आपको नॉर्मली सैलरी मिलेगी एग्जीक्यूटिव से भी कम, लेकिन 1 साल के बाद आपको काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ दोस्तों, अपनी प्रायोरिटी अपने आप ही आदमी को सेट करनी पड़ती है। मैं आपको कितना भी कुछ भी बता दूं, डिपेंड करता है आप पर, आपकी कंडीशन पर, आपकी फैमिली कंडीशन क्या है। 4 लाख रुपए आप पे करके किसी कोर्स को करके जॉब करना चाहते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनके मतलब जो कुछ और कोर्स नहीं कर पाते या फिर डायरेक्ट एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं, तो ये एक और तरीका होता है PO बनने का, PGDBF। तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कंपटीशन तो कम ही रहता है। 4 लाख रुपए हर किसी के पास तो है नहीं भरने के लिए, तो इसमें आपका जो है कंपटीशन कहीं ना कहीं दोस्तों कम हो जाता है, आप डायरेक्टली PO बन सकते हैं। लेकिन वही बात है, बैंक भी दोस्तों प्राइवेट हो चुका है, तो वो सारी चीज़ें भी दोस्तों आपको कंसिडर करनी चाहिए। पर अगर आप दोस्तों, मैं फिर से कहूँगा, जॉब लेस हैं तो आप बिल्कुल जाइए इस चीज़ के लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में जॉब है। अगर आपके पास जॉब है तो आपके पास सब कुछ है। अगर आपके पास जॉब नहीं है दोस्तों, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, आप बेरोज़गार हैं, तो आपको दोस्तों समाज में बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती है। ये बिल्कुल लिटरली सही बात है। आपको समाज जिस नज़र से देखता है वो आप जानते ही हैं दोस्तों, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई भी जॉब है तो कम से कम आपको समाज में वो रिस्पेक्ट दिलाती है, चाहे कोई भी जॉब हो। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हैं। अब इससे रिलेटेड जो भी आपका डाउट वगैरह है कुछ, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और क्या रह गया इसमें, अगर मैं कुछ इसमें और ऐड करना चाहूँ तो मैं एक बार देख लेता हूँ। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि GS कैसे तैयार करनी है। अगर आप IDBI PGDBF के लिए जा रहे हैं तो उसमें GS का एक सेक्शन है यहाँ पर। तो GS तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है दोस्तों, तो उसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों, किस तरह से प्रिपरेशन आपको करनी है जल्द ही, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है। और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है वीडियो में,
और मतलब कैमरा वगैरह ठीक से यूज़ कीजिए, या कुछ इस तरह से कुछ लोग सजेशन दे रहे थे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं पीएनबी में स्केल 1 ऑफिसर हूँ, और मेरे पास इतना टाइम दोस्तों होता नहीं है जनरली वीडियो वगैरह बनाने के लिए। आज सैटरडे था, संडे, तो मैं इसी तरह से वीडियो दोस्तों ला सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि ये काम काफ़ी रहता है, टाइम मिलता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हैं। फिर भी दोस्तों आपके लिए आपका रिस्पांस दिख रहा था, तो काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, तो मुझे लगा वीडियो दोस्तों आपके लिए बना ही देनी चाहिए एक दो। तो आपकी हेल्प के लिए दोस्तों मैंने ये सब किया है। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई हो तो ज़रूर उसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी आपके डाउट्स वगैरह हैं सारे इसमें उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुके होंगे। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ अगर है कोई, तो आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों उसको लिख सकते हैं। थैंक यू।